हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं खान सर साइंस न्यूमेरिकल बुक के सॉल्यूशन को। आप लोगों को बता दूं, आप कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। खासकर उन लोगों के लिए जो लोग रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों को बता दूँ ALP और टेक्नीशियन में जनरल साइंस का बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो इसे आप हल्के में नहीं ले सकते। तो आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आपको ये पूरी बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, सतह से सतह पर फेंके गए पिंड का महत्तम परास के लिए प्रक्षेप कोण का मान होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपको प्रक्षेप गति के बारे में पता होना चाहिए। प्रक्षेप गति क्या होती है? मान लो किसी पिंड को आप यहाँ आप खड़े हैं और किसी पिंड को आप इस तरीके से फेंक रहे हैं किसी कोण पर। तो ये मान लो कोण आपका थीटा है और आपने यू वेग से किसी पिंड को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर फेंका है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पर गिरेगा तो वो उसका ये कितनी दूरी कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी परास। ए से बी तक की दूरी कहलाएगी आपकी परास, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेंज। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़, ये जो बॉल आपने या पिंड कोई फेंका है यू बेग से, तो वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा? तो वो उसकी मैक्सिमम ऊंचाई यहाँ पर हो जाएगी और ये उसकी ऊंचाई कहलाएगी। दोस्तों, ए से बी तक जाने में जो टाइम लगता है उसे हम उड्डयन काल कहते हैं। तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों फॉर्मूले आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहला है उड्डयन काल का, टाइम पीरियड का। तो कितना होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। टी क्या है? समय आपका उड्डयन काल का है। और यू क्या है? जिस वेग से हमने उस पिंड को फेंका है। थीटा क्या है? जिस कोण पर फेंका है। और जी क्या है? आपका गुरुत्वीय त्वरण है। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है हाइट, यानी कितनी ऊंचाई तक वो बॉल जाएगी। जो भी पिंड आप फेंक रहे हैं प्रक्षेप गति में, तो वो कितनी ऊंचाई तक जाएगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू क्या है? हमारा यू बेग है। थीटा क्या है? जिस कोण पर हमने उसे पिंड को फेंका है। और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 है, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। तीसरा फॉर्मूला जिस पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है परास का, यानी कि रेंज का, इसका फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है रेंज का, यानी कि परास का। अब आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया, महत्तम परास यानी मैक्सिमम जो रेंज होगी वो कब होगी, किस एंगल पर होगी। दोस्तों, यू की वैल्यू फिक्स होती है। फिक्स मतलब क्या होगी? घटा बढ़ा नहीं सकते, मैक्सिमम ले सकते हैं। और साइन 2 थीटा क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, यानी कि साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 1 होना चाहिए। अब 1 किसकी होती है? साइन 90 की, साइन 90 की होती है। तो 2 थीटा का मान कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का जो मान आएगा कितना आएगा? 45 डिग्री। तो अगर आप प्रक्षेप गति में मैक्सिमम परास यानी महत्तम परास तय करना चाह रहे हैं, तो कितना एंगल लेना चाहिए आपको? 45 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, आप सभी लोग क्रिकेट खेलते होंगे। क्रिकेट में अगर आप मान लो बैटिंग कर रहे हैं, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा दूरी तक बॉल को पहुंचाना है, तो आपको किस एंगल पर बॉल को मारना होगा? मान लो यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ आप खड़े हैं, ये बॉल आ रही है, तो आपको किस एंगल पर मारना चाहिए? 45 डिग्री के कोण पर आपको अगर फेंकेंगे, मारेंगे बॉल को, तो बहुत ज़्यादा दूरी तय करेगी, यानी कि बहुत मैक्सिमम परास तक जाएगी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देख रखा है, किसी कण द्वारा अधिकतम कार्य करने के लिए बल तथा वस्तु कण के बीच झुकाव होना चाहिए। इसमें भी आपसे कोण पूछा गया है। सबसे पहले आपको कार्य के बारे में पता होना चाहिए। कार्य क्या होता है? तो बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। इसे हम इस चीज़ से समझ सकते हैं, मान लो ये कोई आपका पिंड रखा है, इस पर आपने बल लगाया एफ, और किस एंगल पर लगाया? थीटा कोण पर इसे लगाया है। ये यहाँ रखा है, लेकिन कुछ समय बाद आपका ये जो पिंड है या ब्लॉक है यहाँ पहुँच जा रहा है, ए से बी पर पहुँच जा रहा है। कहाँ पहुँच गया? तो आपका ये बी पर पहुँच गया। और ये जो विस्थापन है कितना है? डी है। तो हमारा किया गया कार्य कितना होगा? डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा। एफ क्या है? लगाया गया बल। डी क्या है? बल की दिशा में विस्थापन। और थीटा क्या है? जिस कोण पर हम बल लगा रहे हैं। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब कॉस थीटा बराबर हम कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो कॉस 1 का मान कितना होता है? 0। तो कॉस 0, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। यानी अगर हम 0 डिग्री एंगल पर किसी भी वस्तु पर बल लगाएंगे, तब हमारा किया गया कार्य मैक्सिमम यानी कि महत्तम होगा। तो थीटा कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। इसी तरीके से अगर आपको कार्य मिनिमम लेना है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मतलब कॉस थीटा का मान कितना होना चाहिए? 0, जो कि 90 डिग्री पर मिलेगा। तो अगर आप थीटा बराबर कितना रख दें? थीटा बराबर 90 डिग्री रख दें, तब आपका किया गया कार्य कितना होगा? 0। अगर आप
कार्य नेगेटिव में लेना चाह रहे हैं तो एफ डी कॉस थीटा कॉस 0 हो जाएगा। तो इसका मान थीटा का मान कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये भी आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक कूलाम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। दोस्तों आवेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। एकांक समय में बहने वाली धारा को हम क्या कहते हैं आवेश कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है। आई हम कहते हैं धारा को यानी कि करंट, और समय इसे हम क्या कहते हैं आवेश। और इसका एक फॉर्मूला और होता है Q बराबर एन ई। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या क्या होती है एन होती है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई होता है। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या निकालना है एक कूलाम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें एन बराबर हम निकाल लेंगे Q अपॉन ई। Q का मान कितना दे रखा है Q का मान आपका दे रखा है 1। ई का मान जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 10 की घात -19। दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6.25 10 की घात 18। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है 25 वाट 120 वोल्ट तथा 100 वाट 120 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़े गए तो कौन सा बल्ब अधिक चमक के साथ जलेगा। आपको बताना है कौन सा बल्ब अधिक तेज जलेगा। तो ये किस तरीके से क्वेश्चन होता है इसके लिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है हीट का यानी कि ऊष्मा का। तो होता है ये आई स्क्वायर आर टी। अब इससे आप क्या प्रूव कर सकते हैं जिस बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उसमें इसमें धारा तो देनी रखिए जिस बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो अधिक तेज जलेगा। क्या होगा अधिक तेज जलेगा। यानी यहाँ से कह सकते हैं एच समानुपाती होगा किसके आर के। जिसका प्रतिरोध ज़्यादा उसमें ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो दोनों का आप क्या करेंगे इसके मान लें R1 इसका आप प्रतिरोध निकाल लेंगे पहले वाले का। तो ये होगा आपका V1 स्क्वायर अपॉन B1। तो B1 कितना दे रखा है B1 120 वोल्ट दे रखा है। तो 120 का आप वर्ग करेंगे और पावर कितनी दे रखी 25। तो ये कितना आ जाएगा 120 गुणा 120 बटे 25। तो ये आ जाएगा आपका 4। तो 12 144 और ये लगभग आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 576 कूलाम। इसी तरीके से आप R2 निकालेंगे तो B2 स्क्वायर अपॉन P2। तो B2 कितना है B2 आपका 120 वोल्ट दे रखा है इसमें भी 120 गुणा 120 लिख देंगे। और आपका इसमें पावर कितनी दे रखी है 100 वाट। तो ये कितना आ जाएगा 144। अब आप देख पाएंगे जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें ऊष्मा उत्पन्न ज़्यादा होगी यानी कि वो तेज जलेगा। तो पहले वाले का क्या है प्रतिरोध ज़्यादा है इसलिए तो आपको ध्यान रखना है 25 वाट 120 वोल्ट वाला तेज जलेगा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा किस तरीके से मैंने निकाला। मैंने ऊष्मा का जो संबंध है जब आप जनरल साइंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी समझ में ये सारी चीज़ें आएंगी। जल्दी हम स्टार्ट करेंगे लेकिन अभी इसकी फिलहाल हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इन पर आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक टेस्ला। क्या होता है टेस्ला को ही हम क्या कहते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी पूरी तरीके से या दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको दे रखा है संलग्न परिपथ में आई का मान क्या होगा जबकि 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान 2 एम्पियर है। तो इसमें आपको ये वाला मान बताना है ये कितना होगा। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है ये किस में जुड़े हुए हैं ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में क्या होता है विभवांतर समान होता है। क्या होता है विभवांतर समान होता है। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है और ये किसकी धारा की मान दिया है। तो B बराबर IR होता है हमारा फॉर्मूला। यहाँ से आप क्या करेंगे वोल्टेज निकाल लेंगे। तो I कितना है हमारा 2 दे रखा है। R कितना है 3। तो 3 दूनी 6 वोल्ट। अब 6 वोल्ट इसमें क्या है धारा है पूरे इसमें क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है वोल्टेज समान रहता है यानी कि विभव समान रहता है। तो यहाँ भी कितना आएगा विभव समान रहेगा। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे B बराबर IR। B का मान कितना दे रखा है 6। I का आपको निकालना है R कितना है 1। तो I बराबर कितना आ जाएगा 6/1 यानी कि 6 एम्पियर। 6 एम्पियर आपका इसका मान आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि सरल अनुवीक्षण यंत्र का आवर्धन 5 हो तो इसमें लगे लेंस की फोकस दूरी होगी। दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता के लिए M बराबर 1 + 25/f।
अब जिसका मान दे रखा है उसका आप रख देंगे, और m का मान कितना दे रखा है 5 और 1, और ये 25/f। यहाँ से आप f का मान निकालेंगे तो 25/f बराबर 4। तो f बराबर कितना आ जाएगा 25/4। तो ये आ जाएगा आपका 25/4 का 6.25 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रखा है, इनमें से कौन सरल लोलक का सही है। तो सरल लोलक के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है समय का, 2πL/g रूट में। तो यहाँ से आप देख पाएंगे टी समानुपाती है किसके, एल के। तो टी स्क्वायर करेंगे क्योंकि इसका रूट आ रहा है। तो ये पूरी तरीके से हमारा पूरा स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन बन रही है, यानी समांतर जो रेखा है उसका समीकरण बन रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ये पूरी तरीके से पता नहीं है तो बस ध्यान रख सकते हैं, इनमें जो संबंध होता है कैसा होता है, सीधी रेखा का, स्ट्रेट लाइन का। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो मोटर गाड़ियां क्रमशः V1 V2 वेगों से एक ही दिशा में जा रही है, तो पहली की अपेक्षा दूसरी का सापेक्ष वेग होगा। मान लो एक गाड़ी V1 वेग से जा रही है, दूसरी गाड़ी V2 वेग से जा रही है। तब इसका आपको निकालना है क्या, सापेक्ष वेग निकालना है। तो सापेक्ष वेग जब दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगे तो क्या करेंगे, बड़ी वाली स्पीड को छोटी वाली में से घटा देंगे, और जब दोनों अलग अलग दिशाओं में जाएंगी तब क्या होगा, तब हमारा सापेक्ष वेग कितना आएगा, V2 + V1। इसमें एक ही दिशा में जा रही है तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा, V2 - V1। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सुरत्र की आवृत्ति 100 हर्ट्ज प्रति सेकंड है, तो इसके कंपन का आवर्तकाल कोटिमान में क्या है। दोस्तों आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध होता है रिवर्स का। अब आपसे क्या पूछा गया है, आवर्तकाल पूछा गया है, आवृत्ति का मान कितना दे रखा है 100। दोस्तों जो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 2 सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है। दोस्तों ऊर्जा क्या होती है, तो किसी कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो जूल पर सेकंड ये पावर का फॉर्मूला है, क्योंकि कार्य बटे समय, कार्य किसका होता है, कार्य का मात्रक जूल, और समय का सेकंड। तो ये किसका है, पावर का है। किलोवाट ये भी पावर का है, जूल गुणा सेकंड, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन आपका इसमें ऊर्जा का कौन सा, किलोवाट घंटा। इसे हम kWh भी देखने को मिलता है आपको एग्जाम में, किलोवाट पर आवर पर नहीं, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, एक कण को पृथ्वी के पृष्ठ की ऊंचाई r पर ले जाया जाता है, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, वहां गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। दोस्तों वैसे तो उसका डेरिवेशन होता है, लेकिन आपको थोड़ा समझा देता हूँ किस तरीके से आता है। तो मान लो जो गुरुत्वीय त्वरण का वाला जो फोर्स होता है, एक पिंड m1 है, m1 पिंड है, m2 हमारी पृथ्वी है, और ये कैपिटल G है, और दूरी कितनी r²। अगर इसी पर हम बल लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा m1 × G। जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोनों को बराबर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये आपकी 2 हो गई। तब m1 से आपका m1 कट जाएगा, तो ये आपका G का मान आ जाएगा Gm2/r²। अब पृथ्वी की ऊंचाई से r दूरी पर आपको निकालना है, यानी कि आपको क्या करना है, G' निकालना है। तो G' बराबर आपका आ जाएगा Gm r + r। r दूरी यहाँ दे रखा है जहाँ r पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, Gm, और आपका आ जाएगा 2r²। तो यहाँ से आप ये आप मान लें तीसरी इक्वेशन हो गई, और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। जब आप G' का यहाँ से मान निकालेंगे तब कितना आ जाएगा, G/4, क्योंकि यहाँ से आपका वर्क करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, Gm/4r²। अब G का मान कितना दे रखा है 9.8। आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तब आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये लगभग आपका आ जाएगा, आप करके देख लें, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो किस तरह कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 4 चौक 16, 6 नहीं 16। तो यह ऑप्शन नंबर हमारा पहला पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। दोस्तों 3 चीज़ें होती हैं हाइड्रोकार्बन में। सबसे पहला आता है आपका एल्केन। तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। दूसरा होता है एल्कीन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। फिर होता है एल्काइन,
H2n-2। तो दोस्तों इसमें हमारा सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल यानी कि सिंगल बॉन्ड बनता है। इसमें आपका डबल बॉन्ड होता है एल्कीन में, एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले, उसके बाद एल्कीन यानी कि जो आपके सेकेंड बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सबसे कम क्रियाशील होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये दे रखा है, ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है क्योंकि ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड का है। उसके बाद आपका किसका नंबर आ जाएगा, इसका नंबर आएगा C2H4 का, उसके बाद ये और फिर ये। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित समूह में से किस समूह के धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो कौन पाए जाते हैं, AgO, PT, प्लेटिनियम, ऑरम, ऑर्गेनिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी यानी कि तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कोल गैस मिश्रण है। दोस्तों कोल गैस किसका मिश्रण है, तो आप ध्यान रखें कोल गैस बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। इसमें हाइड्रोजन भी होता है, इसमें आपको देखने को मिलता है मीथेन भी मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। आपको ध्यान रखना है लगभग हाइड्रोजन 55% इसमें हाइड्रोजन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपकी मीथेन की बात करें तो मीथेन आपको 30% मीथेन भी देखने को मिलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी 4% कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं 3%, बाकी अदर गैसेस मौजूद इसके अंदर होती हैं। तो कोल गैस में इसमें मिश्रण आपसे पूछा गया तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन है, सोडियम एसीटेट को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने के पर एक गैस प्राप्त होती है। यह गैस आपको बताना है कौन सी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3 और COONA, और इसकी क्रिया कैसे कराना है, NaOH से। NaOH से क्रिया कराते हैं तो ये आपका हो जाता है इस तरीके से, आपका ये अलग निकल आएगा और आपका ये बन जाएगा मीथेन। तो CH4 और आपका ये बन जाएगा Na2CO3। तो ये कौन सी गैस बनी, मीथेन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी यानी कि दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सोडियम 1119 का 1 ग्राम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। आपको क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताने के लिए परमाणु संख्या दे रखी है कितनी, 11 से आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको ये 6.023 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 11 छंग 66, और ये आपका इसका कैलकुलेशन सॉल्व भी नहीं करना है, इसी ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर तीसरा, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 11.2 लीटर पर कार्बन डाइऑक्साइड की NTP पर द्रव्यमान होगा। दोस्तों 22.4 लीटर NTP पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है कितनी, 44 ग्राम। कितनी होती है, 44 ग्राम। और आपको बताना कितने पर है, 11.2 लीटर पर। आप क्या करेंगे, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11.2 लीटर पर कितनी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा NTP पर। आपको ध्यान रखना नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, तो ये हो जाएगी 22 ग्राम। कितनी हो जाएगी, 22 ग्राम। ऑप्शन नंबर हमारा पहला इसमें पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सहसंयोजी यौगिक जो जल में आयनित हो जाता है। दोस्तों कौन हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप ध्यान रखेंगे इसका ये कुछ तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन इस तरीके से होता है और एक हाइड्रोजन इसके इस ओर होता है, तो ये इससे साझेदारी कर लेता है और ये इससे साझेदारी कर लेता है, इस तरीके से ये बन जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा पहला पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ZnH2SO4, ये ZnSO4 + H2 अभिक्रिया में आपको बताना है क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे Zn की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। ऑक्सीकरण संख्या को आपका पार्ट पढ़ना होगा बढ़िया तरीके से, इसका चैप्टर को आप समझ लेना है। और ये इसकी हो जाएगी 2 और इसकी दे रखी है +1 और यहाँ पर इसकी हो जाएगी 0। तो इसमें क्या हो रहा है, तो Zn का तो यानी जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और H2+ का क्या हो रहा है, अपकरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 4 पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर एकदम उठाएं और एकदम करने लगें, तो पहले आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। कोशिश ये रहेगी कि मैं कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से बताऊं। अभी थोड़ी जल्दबाजी में वीडियो बनाया जा रहा है तो इसलिए थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताएं, बाकी एक एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से देखेंगे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और ये लेक्चर सीरीज़ आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है, कमेंट करके बता सकते हैं। क्या सुधार करने की ज़रूरत है वो भी आप बता सकते हैं।
दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।